Hello friends and welcome to Sleepy Classes in your lecture 8 for the Political Science and International Relations crash course. अब कल जो है prelims 2022 का result आ गया है. So a lot of you would have gotten clarity whether you have cleared prelims or you haven't cleared prelims. For those who have cleared prelims, many congratulations to you. But अब celebration जो है उस पर थोड़ा सा hot लगाइए and कंप्लीट जो है डायरेक्शन बदलिए टूवर्ड्स प्रिपरेशन फॉर मेंस, राइट? बिकॉज सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना हमारा टारगेट नहीं है. टारगेट क्या है? क्लियर करना पूरा यूपीएससी का ये जो प्रोसेस है, ठीक है? सो यू हैव टू गेट थ्रू मेंस, गेट वेरी गुड मार्क्स इन मेंस एंड देन focus on your personality test to ensure that you get a great rank in your UPSC. ठीक है? तो इसीलिए the time has come to really shift gears and अपनी मेंस preparation, particularly optional की preparation जो है उसमें अब जी जान लगाने का. For those who could not make it through this time, I know it feels very bad, you feel dejected, you feel very low, but take it as a challenge, right? Try to reanalyze where are the areas that you made mistakes, what were your weak points, and अपनी preparation को जो है re-strategize कीजिए, rethink कीजिए, and then उस हिसाब से दोबारा अपनी preparation जो है शुरू करें, right? That is why very importantly हम बोलते हैं कि यूपीएससी में आना, ये जो एक इतनी लंबी arduous journey है उसको तय करना, ये सिर्फ तब possible है अगर आप continuously motivated रहें और आपके दिमाग में clarity हो that why is it that I want to clear this exam, right? It shouldn't be for the sake of just getting a job or to get the status, but your motivation and purpose have to be higher than that. It is only then कि आपको जो है proper motivation and inspiration मिलती रहेगी to even rise up when you fall, right? And continue in this path with newfound determination and focus, right? So hopefully आप लोगों को वो focus, वो rethinking, strategizing का दोबारा मौका मिलेगा, right? And with this in mind, hopefully आप अपनी preparation को renewed energies के साथ जो है शुरू कर पाएंगे. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ. आज हम दो ही क्वेश्चंस को देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंटली, एंड ये क्वेश्चंस जो हैं डील करते हैं सबसे पहले विद द ऑफिस ऑफ गवर्नर, जो कि अगेन टाइम एंड अगेन जो है खबर में रहता है, न्यूज में रहता है. इट इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, इट इज अ वेरी डिबेटेड ऑफिस, तो इसके ऊपर जो है एक क्वेश्चन होगा. एंड दूसरा हमारा जो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का जो पोर्शन है उसके ऊपर भी जो है एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही होता है. तो सेकंड क्वेश्चन जो है डील्स विद दैट इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पार्ट. ठीक है, बिफोर मूविंग अहेड, नाउ इफ यू हैव cleared prelims, now is the time that you have to start writing to ensure that you get the best possible marks in your mains. तो optional की तैयारी के लिए we have our mains topper test series program which includes 10 tests जिसके अंदर 4 HLT हैं और 6 FLT हैं. Plus this will also include current affairs के detailed lectures from January 2022, राइट? मोर देन इनफ है. अगर आप Jan 2022 से लेके September 2022 तक के करंट अफेयर्स जो हैं कवर कर लेते हैं, शुड बी मोर देन इनफ फॉर यू. ठीक है, इसके बाद आपको एडिटोरियल्स की पीडीएफ्स मिलेंगी, एडिटोरियल के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स फॉर पीएसआईआर की कंपाइलेशन ऑफ पीडीएफ मिलेगी. साथ ही साथ में मेंटरशिप एंड गाइडेंस टू एंश्योर इम्प्रूवमेंट, आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स बेटर हो, स्ट्रक्चर मेकिंग बेटर हो, ये सब जो है उसकी तरफ जो है गेड होगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पे आपको मिलेंगी. तो चलिए बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट जो है हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है विच कैन बी फॉलोड ईदर बाय दोज जो कि 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या 2023 के लिए. दिस बेसिकली इन्वॉल्व्स डेली आंसर राइटिंग फॉर पीएसआईआर फॉर 72 डेज. ठीक है, कंप्लीट फीडबैक एंड इवैल्यूएशन जो है इसके अंदर मिलेगा. आपको भी एडिटोरियल समरीज जो हैं प्रोवाइड की जाएंगी. स्कॉलरशिप्स जो कि हमारे पिछले टेस्ट सीरीज में भी होंगी और इसमें भी होंगी. बेसिकली जैसे कि WPT में आप कौन से स्कॉलर्स को कोट कर सकते हैं, IPT में कौन से स्कॉलर्स को कोट कर सकते हैं, IGP में कौन से स्कॉलर्स को कोट कर सकते हैं. तो इस तरह की शीट्स जो हैं आपको प्रोवाइड की जाएंगी. ठीक है, तो 72 डेज, 1 क्वेश्चन अ डे, कंप्लीट फीडबैक, इवैल्यूएशन सब जो है आपके लिए कराई जाएगी. तो ये है दूसरा प्रोग्राम जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन.
Now let's look at the question. The question की language might seem complicated, but समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं. The office of governor, instead of being the linchpin, turned out to be a Damocles sword. ठीक है, अब चाहे आपको ना पता हो लिंचपिन का क्या मतलब है या डेमोक्रेट्स स्वॉर्ड जो है इसका क्या मतलब है, अगर आपको कई बार ये चीजें नहीं समझ में आती ना, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई रीडिंग द हिंदी ट्रांसलेशन, राइट, उसके थ्रू. तो ऑफन टाइम्स वो हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ने से ना आपको क्लैरिटी मिल सकती है अगर आपको इंग्लिश वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा, राइट. सो दैट रियली हेल्प्स यू अ लॉट. सो इवन इफ यू कांट रीड इवन द हिंदी पार्ट, यू कैन सॉर्ट ऑफ गेट एन आइडिया कि क्या मतलब होगा इस क्वेश्चन का. तो लिंचपिन मतलब एक लिंचपिन या फिर मेन एक होल्डर या फल्क्रम ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशंस की जगह अब ये एक थ्रेट बन गया है टू द सॉर्ट ऑफ हार्मोनियस रिलेशनशिप दैट द सेंटर एंड स्टेट्स आर सपोज्ड टू हैव. ठीक है, तो ये जो है आइडिया है इस क्वेश्चन का. अब स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए? स्ट्रक्चर के लिए ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट द ऑफिस ऑफ गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किस तरह का ऑफिस जो है ये एनविसेज किया गया है. सो यू कैन इंट्रोड्यूस दैट विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द ऑफिस ऑफ गवर्नर, क्या जो है मेन आइडिया है उसके पीछे. देन यू कैन टॉक अबाउट व्हाई वाज इट इमेजिन्ड एज अ लिंचपिन ऑफ सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस. ठीक है, तो ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रैक्टिकल पॉइंट्स है जिनके बेसिस पे गवर्नर को एक लिंचपिन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस बुलाया जा सकता है. तो आप उन पॉइंट्स को एन्यूमरेट कीजिए. देन यू कैन मूव टुवर्ड्स दैट हाउ इन कंटेम्पररी पॉलिटिक्स हैज दिस ऑफिस ऑफ गवर्नर नाउ कन्वर्टेड इनटू व्हाट वी आर सेइंग इज द डेमोक्रेट्स स्वॉर्ड and basically is hampering or has become an issue of dispute between the center and state. तो आप उसके points जो enumerate करेंगे. Then in conclusion you can talk about way forward, that how do we deal with this issue, and on this note you can conclude your आंसर. ठीक है, तो होपफुली आपको स्ट्रक्चर जो है समझ में आ गया होगा. वेरी इंपॉर्टेंटली एज आई टाइम एंड अगेन से, इवन विद इन दी सब हेडिंग्स है ना, जब आप पॉइंट्स लिख रहे हैं उनकी भी सब हेडिंग्स बनाइए. इवन इफ आप पैरा फॉर्म में लिख रहे हैं, उस पैरा की सब हेडिंग दीजिए ताकि इवैल्यूएटर डज नॉट हैव टू लुक थ्रू योर एंटायर पैराग्राफ कि मेन पॉइंट क्या है. मेन पॉइंट उनको सब हेडिंग में ही जो है मिल जाए, इंडिकेट हो जाए कि इस पैरा में मैं इस चीज को सब्सटैंशिएट कर रहा हूं या कर रही हूं, इस आर्ग्यूमेंट को सब्सटैंशिएट कर रही हूं. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द आंसर. नाउ हियर वी स्टार्टेड विद अ कोट फ्रॉम सरकारिया कमीशन. यू डोंट हैव टू नेसेसरली डू दिस. अगर आपको याद है इस तरह का कोई कोट by a thinker, by a scholar or by a report, you can go ahead and quote it. If you don't remember it, you can completely skip this part also and start with this point, that basically article 153 of the Indian Constitution envisage करता है कि हर स्टेट के अंदर क्या होगा, ऑफिस ऑफ गवर्नर होगा, जो कि कौन होंगे, उस स्टेट के हेड होंगे. तो ये क्या है, ये स्टेट में एक नॉमिनल हेड की पोजीशन जो है इंजॉय करते हैं. ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर इस नॉमिनल हेड के अंदर जो है वेस्टेड है. वेरी इंपॉर्टेंटली, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इंजॉयज हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. जिसका मतलब क्या है कि कोई फिक्स्ड टर्म नहीं है. देयर इज नो फिक्स्ड टर्म एंड इट इज कंप्लीटली इनकम्बेंट अपॉन द प्रेसिडेंट टू डिसाइड वेदर और नॉट द गवर्नर कंटिन्यूज टू सर्व हिज और हर एंटायर टर्म और नॉट, और टू एक्सटेंड द टर्म इवन आफ्टर 5 years. So it is something that is completely upon the president. And what does that actually mean? That is completely dependent upon what the aid and advice of the Prime Minister and his Council of Ministers is to the President with regard to that particular governor. Now, importantly, when we look at the constitutional provisions, one thing जो कि बहुत apparent हो जाती है, that the office of governor was envisaged as a linchpin or as a vital means of communication between the center and the state, right? He was supposed to be this channel of communication, this channel of holding together between the kind of federal system जो कि Constitution of India ने imagine किया था हमारे future के लिए.
However, due to certain practical reasons, for example, the fact that we have a very diverse and multiple political party system, okay, we have a plethora of political parties that exist, and furthermore, because of the rise of regional parties, क्या हो गया है that this position of governor has come to become extremely controversial. Now firstly, very importantly, we talk about कि ये linchpin या फिर एक important holder कैसे imagine किए गए थे between the center and the states. तो सरकारिया कमीशन की ये term थी कि governor क्या है? Governor is supposed to act as a linchpin between the union and the states. For what reasons? Now there are a number of practical reasons that you can write, a number of constitutional पहले तो reasons जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज के थ्रू हमें पता लगता है कि किस तरह से ये एक बॉन्ड थे बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, एंड सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिकल रीजंस जिनके थ्रू पता लगता था द इंपॉर्टेंट रोल दैट द गवर्नर वाज सपोज्ड टू प्ले. सबसे पहले तो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस है स्टेट गवर्नमेंट के वो कौन करता है? गवर्नर ही निभाता था. जो चीफ मिनिस्टर्स इलेक्ट अपॉइंट करने हैं वो कौन करता था? गवर्नर ही करता था. Then very importantly, much like the president, for any bill to become an act फॉर अ स्टेट, जो कि स्टेट के अंडर जो बिल बन रहे हैं एक्ट में, राइट, जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर आ रहा है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली जिनको पास कर रही है, असेंट किसका चाहिए? गवर्नर का चाहिए. एंड मोर इंपॉर्टेंटली सबसे पहले द डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड साथ ही साथ में द इम्पोजिशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 कुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ अ रिपोर्ट जो कि गवर्नर भेजते हैं टू होम? टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंटली यहां पे आप ये जो असेंट वाला हिस्सा है ना, यहां पे एक और पॉइंट डाल सकते हैं दैट द गवर्नर कुड आल्सो रिजर्व अ स्टेट बिल फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांस, राइट, जो कि आपका आर्टिकल 200 जो है उनको ये पावर सौंपता है, राइट. तो ये भी जो है आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर सकते हैं. नाउ इन प्रैक्टिकल टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंटली आपके पॉल ब्रास कहते हैं दैट व्हेन यू लुक एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द काइंड ऑफ रोल व्हिच वाज गिवन टू द गवर्नर, इट कैन बी इमेजिन्ड दैट दिस वाज डन इन अ मैनर टू इंश्योर द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री. नाउ बिकॉज ऑफ द रीसेंट पास्ट, जब इंडिपेंडेंस के साथ साथ हमारी क्या आई? हमारी पार्टीशन आई, एज वेल एज द नंबर ऑफ सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस कर रहा था, गवर्नर was imagined as what? As the long arm of the यूनियन. इवन पुंजी कमीशन ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो इंपॉर्टेंस थी गवर्नर की वो और भी ज्यादा बढ़ गई थी, स्पेशली व्हेन स्टेट्स के अंदर इंसिडेंट्स ऑफ कम्युनल वायलेंस एज वेल एज इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस एग्जिस्ट करते थे. तो एक तरह से गवर्नर जो है आईज एंड ईयर्स ऑफ द यूनियन बन के एक्ट कर सकता था टू इंश्योर द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. ठीक है. साथ ही साथ में एज द लिंचपिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एपरेटस, गवर्नर के ऊपर एक और बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी थी, दैट वाज डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इंश्योर कि स्टेट के अंदर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को कंप्लीटली ऑब्जर्व करती हैं. एंड इन फैक्ट दिस पार्ट हैज बीन हाईलाइटेड कंटिन्यूसली बाय इवन द जुडिशरी इन अ नंबर ऑफ क्रिटिकल जजमेंट्स सच एज द शमशेर सिंह जजमेंट, द हरगोबिंद पंत सिंह केस एंड द निबाम रेबिया केस. ठीक है. तो इस तरीके से वी हैव यूज्ड नाउ स्कॉलरली आर्ग्यूमेंट्स, reports as well as Supreme Court judgments to highlight why the office of governor was considered so crucial as a link between the center and the states. Now importantly, from being such an exalted office that was considered so vital for these federal relations to ensure communication, to ensure, as we've seen, unity and integrity, how did this office come to suddenly be regarded as a Damocles sword? ठीक है. Now यहाँ पे 2-3 चीजों के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. Now किस तरह से due to certain practical changes in India's electoral democracy, suddenly the office of governor also came to be transformed, right? So for example, from one party government to multiple parties,
ठीक है, मल्टीपल पार्टीज जो है इमर्ज हो गई, राइट। पहले क्या होता था, कांग्रेस एट द यूनियन, कांग्रेस इन द स्टेट्स ऑल्सो, ठीक है। तो इतनी कोई क्लैश नहीं होती थी और ना ही गवर्नर को कोई एक ऐसा थ्रेटनिंग पोजीशन या डिस्क्रेशनरी पोजीशन अडॉप्ट करना पड़ता था। देन वेरी इंपॉर्टेंटली राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम द सेंटर पार्टीज जो कि डोमिनेट करते हैं यूनियन पे, अ नंबर ऑफ रीजनल पार्टीज जैसे कि तृणमूल कांग्रेस हो गई, ठीक है, टीआरएस हो गई, अकाली दल हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, ये तो बहुत सारी रीजनल पार्टीज जो है इमर्ज कर गई इन वेरियस स्टेट्स, जो कि इन स्टेट की गवर्नमेंट्स जो है उनको डोमिनेट करती थी विज़-अ-वी हमारी नेशनल पार्टीज जो कि ओल्डर नेशनल पार्टीज जो कि हमारे सेंटर पे डोमिनेट करती थी, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस व्हाट हैपेंड दैट द गवर्नर्स पोजीशन, द गवर्नटोरियल ऑफिस जो है अब बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। Now, what are the ways in which these issues can be pointed out? Right? सबसे पहले तो हम point out करते हैं कि पहले तो मेन जो एक गड़बड़ आती है, मेन एक टग ऑफ वॉर जो आती है, वो सीन इन चूजिंग चीफ मिनिस्टर, जब कोई एक सिंगल पार्टी या ग्रुप जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं डिमांड करता था। सो यहाँ पे आर्बिट्ररी एंड डिस्क्रेशनरी choosing of chief ministers based on governors party preferences created a lot of tensions between the union and the states, right? A very recent example being the 2019 महाराष्ट्र के elections, जो कि जिसमें ये देखने को मिला। very importantly जो गोवा के भी state elections हुए थे वहां पे भी ये देखने को मिला था। तो इसके कारण जो है governors have now been viewed as the spies of center, जो कि state के अंदर भी जो center पे ruling party है उन्हीं की domination ensure करना चाहते हैं। Then very importantly, even in majority related tests or whether a government continues to enjoy majority or not, oftentimes governors have acted in a partisan manner, right? As we can see से बिहार के अंदर जब फ्लोर पे टेस्ट हुआ था, जहां पे अगर पार्टनर्स या अलायंसेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टीज के, सो गवर्नर्स टेंड टू साइड विद देम। Third, even in dismissal of the chief minister, there is increasing partisanship that has been seen on part of the governors. So, for example, in certain instances, giving more time to chief ministers to prove their majority if they happen to belong to the same party as the party at the center, or if they happen to belong to opposition parties, तो उनको hardly कोई time देना to prove their majority. ठीक है। Fourthly, very importantly, is the issue with respect to recommendation of president's rule, जहां पे काफी controversy निकल के आई थी, especially जब president's rule जो है under extremely controversial circumstances impose करने की बात की गई थी, right, in opposition rule states, right? This also came into the purview of the Supreme Court, जहां पे Supreme Court ने काफी hard stances भी लिए against such things, right? So in recent times, you can give examples of the Uttarakhand state assembly as well as the अरुणाचल प्रदेश की स्टेट असेंबली, जहां पे ये इश्यूज जो है क्रॉप अप हुए थे। Then very importantly, the issue emerges in reservation of bills for president's consideration, जहां पे again governors जो है have gone beyond the aid and advice of the chief minister and the council of ministers to seek the assent of the president. Even in such scenarios, for example, राजस्थान में अशोक गहलोत की गवर्नमेंट के टाइम पे उनका ये कहना था कि गवर्नर जो बिल रिजर्व किया है उसको भेज ही नहीं रहे हैं प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए, तो असेंट होके कैसे आएगा, ठीक है। तो इसके कारण भी जो है मेजर इश्यूज एंड मेजर टसल्स इमर्ज होते हैं। तो आपने देखा होगा हर पॉइंट में अगर आप रीसेंट एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं ना, तो आपके पॉइंट्स काफी ज्यादा बढ़िया बन सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ अपार्ट फ्रॉम गवर्नर्स इन स्टेट्स, वी आल्सो सी दैट देयर इज द इशू ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, जो कि हमारे यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, वहां पे इनका भी ऑफिस एग्जिस्ट करता है, तो आप इनका भी पॉइंट डाल सकते हैं, बिकॉज अगेन दे हैव आल्सो बीन एट द सेंटर ऑफ दिस टसल बिटवीन यूनियन एंड दीज यूनियन टेरिटरीज, जो कि स्टेट असेंबलीज भी जिनमें
में प्रेजेंट है। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं दैट हाउ ड्यूरिंग द किरण बेदी टेन्योर देयर वाज अ लॉट ऑफ इनफाइटिंग बिटवीन द पुदुचेरी इलेक्टेड गवर्नमेंट एज वेल एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर। मोर रिसेंटली यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जहां पे देयर वाज अ कंटिन्यूअस टग ऑफ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन द केजरीवाल गवर्नमेंट एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसमें टाइम एंड अगेन आपकी जुडिशरी को भी इंटरवीन करना पड़ता था, till it was finally done away with the NCT Delhi की Amendment Act of 2021, which has tilted the favor towards the Lieutenant Governor का office, thereby creating a lot of problem as well as a lot of disgruntlement in the elected government of दिल्ली। ठीक है, तो ये जो है कुछ चीजें आपको याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से गवर्नर का ऑफिस जो है प्रॉब्लमैटिक बनता जा रहा है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट के relations. Now, what can be the way forward? This is the part where you conclude the answer. Always conclude the answer on a more forward-looking note on what can be done about this, right? Because आप bureaucrats बन रहे हैं, तो आपने सिर्फ प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करके एनालाइज नहीं करना है, बल्कि आपने कंक्लूजन में ये भी बताना है that how can that problem be rectified or what are certain probable solutions that can be adopted to rid ourselves of this issue. Now, in moving forward, we can first talk about Dr. Ambedkar, right, who was considered the father of our Indian Constitution, right, who envisaged the idea and the distribution of powers within the Constitution. Now, importantly, Dr. Ambedkar ने यहाँ पे जो है emphasize किया था time and again that when it comes to the office of the governor, जरूरी है या क्या जरूरी है कि वो जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स हैं, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है, विच इज ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द स्टेट लेवल, उनकी बात, उनकी एड एंड एडवाइस को अडहियर करना है गवर्नर ने। तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जहां पे कंप्लीट आर्बिट्ररीनेस से या कंप्लीट डिस्क्रेशनरी पावर से गवर्नर शुड गेट अप एंड एक्ट। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके थ्रू हम गवर्नर को रादर देन बिकमिंग दिस ऑफिस ऑफ टग ऑफ वॉर, थोड़ा एक मोर हार्मोनियस या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए बनाया गया ऑफिस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इज बाय लिसनिंग टू द एडवाइस दैट वाज पुट फॉरवर्ड बाय बोथ द सरकारिया एज वेल एज द पुंची कमीशन। नाउ द सरकारिया कमीशन हैड सेड दैट when you're appointing a person as a governor in a state, make sure that this is a detached figure, someone who hasn't been very active in the political sphere, right, in recent years. Secondly, and very importantly, this should be an eminent person, right, a person who's very eminent in certain field or sphere, so that that person commands respect of the government as well as the people. Very importantly, Sarkaria Commission also highlighted the fact कि make it a point of view, even though the constitution says that the governor serves at the pleasure of the president, try ensuring कि governor जो है at least अपना 5 साल का term जो है पूरा करते हैं, यानी कि जो आपकी practice बनती जा रही है कि जैसे ही center के अंदर नई government आती है in power, आप गवर्नर्स को जो है whole scale change कर देते हैं even before the completion of their term of 5 years। ठीक है, तो ये जो एक प्रैक्टिस है इस पे रोक लगनी चाहिए। पुंची कमीशन ने भी इसको सेकंड किया एंड फर्दरमोर कहा दैट रादर देन द गवर्नर बीइंग removed arbitrarily by the union government as per their whims and fancies, let there be a procedure evolved like impeachment, जैसे कि president के लिए किया जाता है, for the removal of the governor by the state assembly as well। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राजीव धवन जो है असर्ट करते हैं कि जरूरी है कि जब आप अपॉइंट करें गवर्नर को तो कंसल्टेशन तो करे ही करे विद द स्टेट गवर्नमेंट, बट यू हैव टू गो अबव एंड बियॉन्ड दैट। क्या बोलते हो, कहते हैं गवर्नर्स कैन बी समन्ड बिफोर राज्यसभा फॉर कॉन्फर्मेशन। व्हाई? बिकॉज राज्यसभा इज व्हाट? It is your council of states. It is supposed to represent your state's interests at the central level. And the Rajya Sabha can be an adequate chamber to ensure that suitable persons are appointed as governors for their specific states. ठीक है, तो ये एक और recommendation जो है आगे लाई जाती है to ensure that the governor's office, rather than being such a matter of conflict between the center and states, goes back to being the kind of office of high status, right, and respect as was imagined in the Constitution of India. Right, now let's move on towards a second question, which is a straightforward question, which is comparing the Nehruvian and Gandhian models of
डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमने इन दोनों के अंदर जो है कंपैरिजंस ड्रॉ करने हैं। अब किस तरह का कंपैरिजंस ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राइट नाउ इन इंट्रोडक्शन we can obviously talk about that how both Nehru and Gandhi ji are possibly considered stalwarts and the leading personalities of Indian independence, and किस तरह से पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के जो फंक्शनिंग के प्रिंसिपल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं, इनके आइडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। Therefore, both these scholars also had certain credible views about the kind of developmental path that India should adopt after its independence. Then how do we compare? Right, one point can be जो a lot of students might end up doing is कि पहले नेहरूवियन मॉडल के बारे में पूरा लिख दिया, फिर गांधीयन मॉडल के बारे में पूरा लिख दिया। बट अगेन यहाँ पे क्या होता है that you are pushing the evaluator के अब आप पॉइंट्स ढूंढ लो, मैंने लिख दिए, आप खुद कंपेयर कर लेना। यहाँ पे जब उन्होंने बोला है कंपेयर करना है to make it obvious, make those points of comparison obvious. So either you can draw a table, ठीक है, यहाँ पे विच इज द पाथ दैट वीव अडॉप्टेड, वी मेड टेबल्स, तो यहाँ पे हमने लिख दिया व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। राइट, यहाँ पे नेहरूवियन मॉडल क्या बोलता है, यहाँ पे गांधीयन मॉडल क्या बोलता है। बाय चांस आपको नहीं पसंद टेबल बनाना, यू वांट टू फॉलो अ पॉइंट फॉर्मेट और अ पैराग्राफ फॉर्मेट, द सेम थिंग कैन बी डन इन द पैराग्राफ फॉर्मेट ऑल्सो। राइट, सो पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन आप लिख लीजिए एज सब हेडिंग। सो फॉर एग्जाम्पल पहला पॉइंट ऑफ कंपैरिजन हो गया मॉडल ऑफ से डेवलपमेंट। राइट, या फिर से दूसरा पॉइंट हो सकता है फोकस ऑफ डेवलपमेंट, एरियाज ऑफ फोकस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, और उसके ऊपर आप लिख दीजिए दैट व्हाइल फॉर नेहरू दिस वाज द केस, ऑन द अदर हैंड फॉर गांधी दिस वाज द मेन एरिया ऑफ डेवलपमेंट। राइट, सो व्हाइल गांधी focused on a more decentralized, labor-intensive form of development, for Nehru, Fabian socialism inspired a development which was geared towards heavy and modern industrialization. Right? तो इस तरह से सब हेडिंग में point of comparison हो जाएगा, and पैराग्राफ में आप elucidate कर सकते हैं कि क्या comparison या contrast का point है। ठीक है, उसके बाद very importantly after the contrasts you can move towards if there are any similarities, you can point those out before concluding the answer with say talking about contemporary relevance of their models of development. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Now very importantly जो आपका इंट्रोडक्शन है, आपने अगर स्कॉलर्स को कोट करने, अगर आपको याद है तो कर सकते हैं, नहीं याद है तो आप एक मोर ओपन एंडेड इंट्रोडक्शन जो है लिख सकते हैं that both Gandhi and Nehru were holistic scholars who apart from contributing to the India's freedom struggle also consolidated a number of ideas which did not just shape the political future of independent India but also had repercussions on its social and economic foundations. Both Gandhi and Nehru in their theories developed models of development and economic progress dependent on the kind of schools of thought that both of them belonged to. ठीक है, तो इस तरह की एक open ended introduction in 2-3 lines अगर आप देंगे, it can be more than enough before you move on to the points of comparison. Now the first point of comparison जिसके ऊपर हम बात करते हैं is the mode of planning. Was there any idea of planning? तो हमें पता है yes, when it comes to the Nehruvian model, because Nehru was so inspired by ideas of Fabian socialism and planned economy of the USSR that one of the first things that he adopted when it came to India's model of development was the adoption of centralized planning. ठीक है, centralized planning also includes what we call as indicative planning, जहां पे certain visions, certain ideas were enumerated and put forward in the 5-year plans and then उनके basis पे उनकी fulfillment करने की कोशिश की जाती थी। Now H. Venkata Subbiah very importantly कहते हैं कि ये जो planning थी was a result of the kind of scientific and humanist temperament जो कि नेहरू के अंदर exist करता था, plus obviously you can add the idea of Fabianism जिससे वो बहुत ज़्यादा inspired थे। Now following this mixed economy Fabian socialist pattern, इन्होंने क्या शुरू किया, democratic planning का idea through the planning commission, right? जिसके basis पे an idea was taken on of the kind of resources that are available with India and what kinds of ends are we planning to achieve, and so as to understand and formulate
plans that on the basis of the available resources, how can we reach those ends? On the other hand, when we talk about Gandhian model, rather than centralized planning, Gandhiji focused on decentralization. Now that is one thing that we know. गांधी जी को जो है एक enlightened या moral anarchist भी कहा जाता है. Some people call him कि इनका जो social economic thought था is communocratic. Communocratic क्या है? Community led and ऑटार्की टाइप हो सकता है. ठीक है, मतलब सेल्फ सफिशिएंसी, कम्युनिटी मॉडल, विलेज बेस्ड मॉडल जो है इस पे ये फोकस करते थे. व्हाई? बिकॉज फॉर गांधी जी सेंट्रलाइजेशन, ऑल काइंड्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन वाज अ फॉर्म ऑफ violence. For true freedom or true Swaraj, Gandhiji believed that everything, politics, social ideas and economy should be as decentralized as possible based on oceanic circles of your विलेज बेस्ड रिपब्लिक. ठीक है, जहां पे जो पंचायती राज है वो ही डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन द नीड्स, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट विलेज कि किस तरह की डेवलपमेंट एंड किस तरह की प्रोडक्शन पाथ हमको अपनाना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन आता है इज द मोड ऑफ डेवलपमेंट. क्या मोड ऑफ डेवलपमेंट था? यहां पे ब्रिज किशोर शर्मा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखते हैं एंड वो कहते हैं कि द आइडिया ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज व्हाट लेड टू द मेन टग ऑफ वॉर बिटवीन नेहरू एंड Gandhi. Now Nehruji, as you might know, was also Gandhiji's one of ardent followers. Yet this idea of industrial development major issue था दोनों के बीच में. Now Nehru, following in the Fabian socialism का ही path, in his discovery of India, talks about that how he supported modernized heavy industries. तो उनके लिए अगर इंडिया को प्रोग्रेस करना था, डेवलपमेंट ऑफ दिस मॉडर्न हेवी इंडस्ट्री एक मेजर रिक्वायरमेंट थी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, वेरी इंपॉर्टेंटली उनका यह मानना था that this development of heavy industry will lead to higher standards as well as ensure progressive equality by offering employment, by leading people to move away from rural areas to urban areas through this mixed economic model, जहां पे स्टेट जो है पायनियर करेगा इस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को एंड प्राइवेट सेक्टर को भी एक थोड़ा सा एरिया दिया जाएगा जहां पे दे कैन ऑल्सो कीप ऑन functioning. Now on the other hand, the Gandhian model of development was based on very village based lines, right? रूसो जो है, रूसो की तरह गांधी जी का भी ये मानना था कि आप sheer materialism, heavy industry, utilitarian path पे जो है आगे नहीं बढ़ सकते. And गांधी जी believed in the philosophy of small is beautiful, right? तो उनका मानना था rather than heavy industries, let's try to focus on rural economy, on cottage industry, on very importantly khadi and village industries, right? These were the main points that he wanted to focus on that also came to be enumerated in your DPSPs and later जब हमने cooperative societies की बात की and then finally ये हमारे fundamental rights के अंदर का भी एक part बन गया. ये cooperative societies भी ऐसी decentralized people based movement and economic development की जो है बात करते थे. तो आप इन पॉइंट्स को भी जो है इंक्लूड कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन में. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट point of comparison comes in the confrontation between capital versus labor intensive. Now obviously whenever we talk about heavy industries will always be what? They will be capital intensive, right? So this is one thing that even Arvind Panagriya in his assessment of Nehruvian model points out, that Nehru की जो complete focus था was on heavy industry consisting of products like steel, machinery and so on. Similarly, even in terms of infrastructure हम देखते हैं कि नेहरू ने क्या बोला था? Dams are the modern temples, right? Dams are the temples of modern India. So large scale capital intensive development जो थी उन पे इनका फोकस था. ठीक है, however when we look at गांधी जी का मानना था that for a country like India, rather than mass production, right? एक बहुत फेमस लाइन है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, rather than mass production we should focus on production by masses,
right? So he says that focus on labor intensive industry, and labor intensive industry कौन सी है? आपकी cottage industry, right? village based industry, small scale industry, आप इन पे जो है फोकस कीजिए, एक लेबर इंटेंसिव अप्रोच पे जो है फोकस कीजिए, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव मैकेनाइजेशन, जैसे कि हमने देखा है यूरोप में भी, रादर देन इक्वलाइजिंग ओनली एग्जैजरेट्स इंक्रीजिंग एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज, साथ ही साथ में ये इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल होता है एंड इंपीरियलिस्ट टेंडेंसीज जो है उनको जागरूक कर सकता है. The next very important point of comparison came in the form of role of state, जो कि imagine करते थे नेहरू एंड Gandhi. Now for Nehru, the state was supposed to play a very, very crucial role when it came to envisaging the path of development that independent India was to follow, right? In fact, that is exactly what Fabian socialism talks about. It is gradualism, right? It is not communism, it is not full-fledged socialism जहां पे सिर्फ स्टेट है, but it is a gradual developmental approach wherein this development is pushed primarily by the state, complemented by directed and guided efforts of the private sector. ठीक है, तो ये guided efforts के लिए भी, जैसे कि हमारा लाइसेंस राज एग्जिस्ट करता था, कि वो चैनलाइज करते थे कि प्राइवेट सेक्टर को क्या करना अलाउड है, क्या करना अलाउड नहीं है, राइट? सो दैट इज वाई स्टेट को जो है एक स्पेशल रोल दिया था, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली स्टेट के अंदर भी ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दी गई थी इन द फॉर्म ऑफ प्लानिंग कमीशन, टू इंश्योर कि हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है वो भी इनके द्वारा सेट किया गया जो पाथ है उसी को फॉलो करती है. Very importantly, even when we talk about reforms in the society and economy, these were led by the state. So top down reforms थे जहां पे the state ensured से land reforms, land sealing, abolition of जमींदारी, ये सब को करवाने की जिम्मेदारी किसकी थी? स्टेट की थी. Now on the other hand, following on Gandhian idea of Swaraj, गांधी का मानना था कि rather than state and top down approach, we should follow a bottom up approach, right? तो उनका क्या मानना था? The idea of production of masses, and therefore rather than a state led approach, the production should be in the hands of the people and let people decide as per their surroundings what is it that suits them. ठीक है, so rather than the state telling them, let the people decide. साथ ही साथ में rather than the state advocated reforms, गांधी जी जो है एक state led approach को नहीं बिलीव करते थे. वो नहीं कहते थे कि state जो है इंटरवीन करे, जमींदारी को abolish करे, excess land जो है surplus land उनसे छीन ले. He said he did not believe in dispossessing the rich of their surplus wealth. Instead, उन्होंने क्या एडवोकेट किया? द मॉडल ऑफ ट्रस्टीशिप, जहां पे उन्होंने क्या कहा कि जितना भी ये मटेरियल गुड आपको मिलता है ये भगवान को बिलोंग करता है, एंड अगर किसी इंसान के पास एक्सेस आया है, सो यू जस्ट कीप वट एवर इज इनफ फॉर योर नीड्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, वट एवर एल्स यू आर जेनरेटिंग शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट मासेस, सो दैट कोई भी जो है स्टार्व ना करे, किसी के पास भी जो है एक लाइफ ऑफ डेप्रिवेशन ना हो. Next up, very importantly, is the focus area. Now obviously because we are talking of heavy industry, capital intensive approach, तो नेहरू जी का चाहते ना चाहते भी जो एक मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो सेकेंडरी सेक्टर एंड अर्बन एरियाज पे था. इवन दो अगर हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान की भी बात करें, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है प्राइमरी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ जो है बहुत गेयर्ड अप था. इवन दो लॉट ऑफ इकोनॉमिस्ट हैव क्रिटिसाइज्ड कि कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ पाए थे, कि इंडिया टिल द कमिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन was still dependent on food aid, but one of the important things that this first 5 year plan provided was large scale infrastructure के अंदर investment, जो कि later on green revolution में जिसने help किया, right? So when you talk of से भाखड़ा नंगल डैम का बनाना, हीराकुद डैम का बनाना, या आपकी जो SYL कनाल है उसकी शुरुआत करना, ठीक है, ये सारे ऐसे investments थे जिनके कारण पे 60s onwards green revolution could become possible. Very, very importantly, Nehruji also heavily invested in creating the future of India, of intellectuals, and importantly, qualified professionals जो कि इंडिया के फ्यूचर को शेप कर पाएंगे बाय द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IITs हो गए या एम्स हो गए. तो आप बात कर सकते हैं कि किस तरह से इंडिया की आज जो टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, सॉफ्टवेयर सेक्टर में जो डेवलपमेंट हो रही है, इट इज कर्टसी दीज IITs. सिमिलरली कोविड-19 के टाइम पे जितना हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से खड़ा हुआ था, लेड बाय दीज वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस लाइक एम्स, PGI, दे आर ऑल
they're all a commemoration of the kind of work that Nehruvian model of development had put in the initial years of independence. On the other hand, we had the Gandhian approach, जहाँ पे ये मॉडल जो है रूरल इकोनॉमी के ऊपर फिक्स थी. सो रादर देन सम वेरी टेक्निकल इकोनॉमिक रेड नॉलेज, गांधी जी के जो आइडियाज थे बहुत ही प्रैक्टिकल सेंस के ऊपर बेस थे. सो गांधी जी बिलीव दैट बिकॉज मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इंडिया resided in the rural areas and was in some way or the other involved in agriculture or the larger primary sector, उनका क्या मानना था कि हमारा फोकस रूरल डेवलपमेंट पे होना चाहिए, पर्टिकुलरली फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज दोनों पे ही. तो फार्म एक्टिविटीज आपकी एग्रीकल्चर है, उसके बाद डेयरी हो गई, फिशरीज हो गई, आपके जुड़े हुए कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गए, इन सब पे होना चाहिए बिकॉज दिस इज वेयर द मासेस आर रिजाइडिंग. तो उनका आइडिया क्या था कि इस तरह से हम सस्टेनेबल सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमीज बना सकते हैं. सो रादर देन पीपल गोइंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, लेट पीपल क्रिएट द विलेजेस ऑफ देयर फैंटेसीज, ऑफ देयर विजन, ताकि जो रूरल पॉपुलेशन है वो यहीं पे रहे पर उनकी लाइफ जो है बेहतर हो जाए, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट जो है इंपॉर्टेंट है. ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू जिसके ऊपर ये काफी ज्यादा वेरी करते हैं. नाउ दिस कैन आल्सो बी सीन एज अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ नेहरू. ठीक है, दिस वाज द इशू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ अ नंबर ऑफ स्कॉलर्स इंक्लूडिंग देबश्री दे आर्ग्यू करती हैं दैट नेहरू की एक जो यूनिलेटरल पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग थी, what happened is that it wasn't always adequate to address the issues of the most vulnerable and marginalized sections of population. In fact, Debasri Day जो है आर्ग्यू करती है कि किस तरह से 5 pillars of tribal development जिसकी बात की थी नेहरू ने, उनके कारण tribals rather than feeling happy were often dispossessed of their land and suffered from various consequences of either their land being washed away because of the construction of dams or being taken away to build up new factories, industries, etc. Similarly, Peter Sotoris भी इनकी एक बुक है called Vision of Development आर्ग्यू करते हैं कि किस तरह से नेहरूवियन फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी was a complete super imposition of Western style industrial development on India, जो कि especially disastrous prove हुई आपकी rural economies के लिए and tribal economies के लिए, because इन्होंने indigenous circumstances को जो है नजर में नहीं रखा. On the other hand, if we talk about the sustainability model of Gandhian economy, this was much more sustainable. In fact, नेहरू वही पाथ अपना रहे थे जो कि 19th century में यूरोप एंड यूएसए ने जो है अपनाया था 18-19 सेंचुरी में, जिसके कारण हम कहते हैं प्रेजेंट डे हम क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स जो हैं आज विटनेस कर रहे हैं. तो वही पाथ जो है चाइना ने और इंडिया ने अंडर नेहरू वही अपनाया जो कि सस्टेनेबिलिटी को बिल्कुल भी नजर में नहीं रखता था. ऑन द अदर हैंड, इफ वी टॉक अबाउट गांधीयन डिसेंट्रलाइज्ड विलेज बेस्ड इकोनॉमी, दिस वाज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ. तो हर जगह पे वो बोलते हैं बैलेंस्ड ग्रोथ होनी चाहिए, फिलोसॉफिकल बैलेंस होना चाहिए कि ना आप कंप्लीटली लिबरल हो जाओ, कैपिटलिस्ट हो जाओ, ना ही आप कंप्लीटली सोशलिस्ट हो जाओ. टेक्नोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए. ठीक है, कि एकदम हैवी इंडस्ट्री नहीं हो सकती, ना ही मैं आपको बोल रहा हूं कि गो बैक टू द प्रिमिटिव एरा, बल्कि उस तरह की मैकेनाइजेशन करो जो कि लेबर की रिक्वायरमेंट्स को भी सूट करे. तभी स्पिनिंग द व्हील की इतने ज्यादा जो है प्रो थे. सिमिलरली रीजनली बैलेंस्ड होना चाहिए. आप सिर्फ अर्बन एरियाज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, रूरल एरियाज पे भी कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है. एंड primarily and very importantly, he said ecological balance. Whatever development path you take, you have to ensure that it does not damage the environment and ecology. ठीक है, तो एक proper balance between humans and environment बरकरार रखना जरूरी है. In fact, V.K. Bava in his analysis of the Gandhian model of development talks कि किस तरह से गांधी जी के ideas and values today become extremely important as we talk about climate change and the need for sustainable development goals. ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप इंक्लूड कर सकते हैं. Now, after these points of contrast, there were also certain similarities between Gandhiji and Nehru. Despite whatever was different between them, right, in terms of the means of development, in terms of paths of development, in terms of ideas on industrialization, ideas on planning, ideas on sustainability, there were two very important commonalities between Nehru and Gandhi. Firstly and importantly, both of them were ardent humanists. So for them, no matter what means you adopted, what was the end?
द एंड वाज इंश्योरिंग अ लाइफ वेल लिव्ड फॉर मैन। ठीक है, मैन जो है एंड गोल है, प्रॉफिट एंड गोल नहीं है। इंसान और उनकी बेहतरी, उनकी लाइफ बेटर बन जाए, वो एंड गोल है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी वाज द फोकस ऑन सोशल जस्टिस। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, दोनों नेहरू एंड गांधी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। बोथ ऑफ देम बिलीव्ड इन रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटीज, बोथ ऑफ देम वांटेड टू रिड्यूस पॉवर्टी, बोथ ऑफ देम वांटेड टू गेट डन विद स्टार्वेशन, डेप्रिवेशन। ठीक है, तो एक ये होलिस्टिक डेवलपमेंट का जो आइडिया है, दोनों के दोनों जो है इस पे अग्री करते थे कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब हमने पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट भी मार्क कर दिए, पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज भी मार्क कर दिए, एंड अब हम जो है कंक्लूड कर सकते हैं। इन दिस कंक्लूजन वी हैव कोटेड सलिल मिश्रा, जो कि बोलते हैं कि किस तरह से गांधी एंड नेहरू का रिलेशनशिप जो है ऑलमोस्ट एक डायलेक्टिक रिलेशनशिप की तरह देखा जा सकता है। बोथ ऑफ देम वर इन कॉन्स्टेंट डायलॉग विद ईच अदर, कॉन्स्टेंटली लर्निंग फ्रॉम ईच अदर एंड ट्राइंग टू इम्बाइब द बेस्ट ऑफ अदर्स फिलॉसफी इनटू देयर ओन फिलॉसफी एज वेल. Also, despite the LPG reforms that have come in 1991 that possibly are not even the Gandhian and not even Nehru, but in fact आज भी अगर हम बात करते हैं within LPG also there are a number of Nehruvian and Gandhian ideas which continue to exist. तो आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर सकते हैं, मनरेगा की बात कर सकते हैं, the focus on healthcare and infrastructure की बात कर सकते हैं, जहां पे आज भी एक reflection of Gandhian and Nehruvian principles जो है देखी जा सकती है। राइट, ऑन दिस नोट वी कंक्लूड द आंसर, एंड एक अच्छा बेहतर आंसर जो है बन गया है। नाउ बिफोर गोइंग, वेरी इंपॉर्टेंटली हमारा बैच 3 जो है फॉर ऑल आर ऑनलाइन कोर्सेज, दिस विल स्टार्ट ऑन 1 जुलाई 2022। राइट, यहाँ पे आपको PSIR के कोर्सेज जो हैं दिख रहे हैं, विच इंक्लूड योर विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स, विद आंसर इवैल्यूएशन कोर्स, एज वेल एज द मेंटरशिप कोर्स जो कि आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तीनों में ही कंप्लीट वीडियो कंटेंट लेक्चर्स हैं, ओवर 300 आवर्स ऑफ लेक्चर्स हैं यहाँ पे ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। साथ ही साथ में मंथली करंट अफेयर्स जो हैं, करंट अफेयर के लेक्चर्स भी जो हैं आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है, तो आप ये डायनामिक एलिमेंट्स को भी इनकॉर्पोरेट कर पाएं अपने लेक्चर्स में। साथ ही में इनमें आंसर राइटिंग, वीकली आंसर राइटिंग एज वेल एज टेस्ट सीरीज भी जो है इंक्लूडेड होगी। 4 हाफ लेंथ टेस्ट एंड 2 फुल लेंथ टेस्ट है इसके अंदर, जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप इनको इवैल्यूएट कराना चाहते हैं। राइट, ये विद इवैल्यूएशन है, ये विदाउट इवैल्यूएशन है, एंड साथ ही में आपके पास मेंटरशिप का भी ऑप्शन है, जहां पे अगर आप 1-on-1 मेंटरशिप चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, स्लीपी क्लासेस इज गोइंग ऑफलाइन जल्द ही, और इसकी जो डिटेल्स हैं आपको मिल जाएंगी। राइट, सो अगस्त से जो है ये बैच शुरू होगा जो ऑफलाइन होगा। उससे पहले इफ यू आर समवन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन कोर्सेज, चाहे GS हो या माय ऑप्शनल्स हो, सोशियोलॉजी एंड PSIR, आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वेट कर रहे हैं, यू आर लुकिंग टू ज्वाइनिंग अ फिजिकल क्लास, तो वी आर गोइंग टू ब्रिंग वन ऑफ द मोस्ट होलिस्टिक एंड वेल डिजाइंड प्रोग्राम्स फॉर यू in offline format, but however ये दिल्ली में नहीं होगा, this will be based out of Chandigarh area. ठीक है, so if you are someone who belongs to the Tri-City area or is looking to move to the Tri-City area for their study and UPSC preparation, तो आप जो है हमारे कोर्स को भी अवेल कर सकेंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स जो है इसकी बाद में मिल जाएंगी। अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंटली आप 30 जून करके जो है एक डिस्काउंट कूपन यूज कर सकते हैं टू अवेल अ फर्दर डिस्काउंट of 5% on all our courses in the online format. Right, this was all for today. Thank you and see you in the next lecture.